ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 10 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमारे रहेंगे। एक बार ये देख लेते हैं। पहली चीज, एग्रीकल्चर में इसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। दूसरा, हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे मेडिसिन की फील्ड में। एंड देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जीएमओज की जो हम बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और एथिकल इश्यूज हमें क्या ध्यान में रखने होते हैं जब आप बायोटेक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। सबसे पहली चीज, बायोटेक्नोलॉजी एज यू हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, क्या कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन की जाती है, तभी हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे थे। तो जो डिजायर डीएनए भी हमने लिया था जिसको हमें एम्पलीफाई कराना है होस्ट के अंदर, उसके लिए हम पीसीआर भी परफॉर्म कर रहे थे। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी परफॉर्म कर रहे थे, ताकि पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए जो कि हमारे इंटरेस्ट का है, जिसको हमने यूज करना है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन हुई है कि बायोफार्मास्यूटिकल्स की, यानी कि मेडिसिन की बात हो रही है। और बायोलॉजिकल्स यूजिंग जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बनाए जाते हैं, फंजाई, प्लांट्स, ये सारे जीएमओ। ठीक है, तो उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई सब कुछ आ जाता है। तो एप्लीकेशंस क्या है भाई? एक्चुअली बायोटेक आपने पढ़ लिया, आप समझ में आ गया आपको कि बायोटेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है। बट वेयर आर यू यूजिंग इट, दैट इज इट्स एप्लीकेशन, सिंपल। तो आप उसको मेडिसिन में यूज कर रहे हो, आप उसको डायग्नोस्टिक में यूज कर रहे हो, आप उसको क्रॉप्स बनाने में यूज कर रहे हो जो आपके डिजायर्ड क्रॉप्स चाहिए, ठीक है, प्रोसेस फूड में, बायो रेमिडिएशन के अंदर, वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक का यूज है। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ, इसके क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या क्या है? क्रिटिकल रिसर्च एरिया से एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली फील्ड रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है, तो अगर इंटरेस्ट है रिसर्च में तो आप इसमें जा सकते हो। पहली बात, जब आप बायोटेक का यूज करो तो आपको एक बेस्ट कैटलिस्ट मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म ए था पहले, अब हमने उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी यूज करके उसको ऑर्गेनिज्म ए प्राइम बनाया। तो अब जो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मुझे देगा वो मेरे ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, तो मेरे को एक बेस्ट कैटलिस्ट मिल रहा है एक तरीके से, कि मान लो माइक्रोब मिल रहा है, कोई प्योर एंजाइम प्रोडक्शन मैंने करी है बायोटेक को यूज करके, तो मेरे लिए ज्यादा काम बन जाए। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना होता है कि ऑप्टिमल कंडीशंस होनी चाहिए जिसके थ्रू इंजीनियरिंग की जाएगी फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अगर किसी एंजाइम को पर्टिकुलर कंडीशंस में एक्ट करना है तो वो उसको ऑप्टिमम होनी चाहिए, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये एक एंजाइम अच्छे से काम कर सकता है ना। बहुत ज्यादा बहुत कम में नहीं कर पाएगा। फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था। ये ये टेक्नोलॉजीज का होना बड़ा जरूरी है, ताकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो प्रोटीन आप बना रहे हो, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो जिस भी प्रोडक्ट की, ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए या कमर्शियल पर्पसेस के लिए, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करी जानी है। ठीक है, उनको पहले चेक किया जाता है, उसके बाद जाके कोई मेडिसिन मार्केट में आती है टू बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, मेनली टू बी यूज्ड फ्रॉम द ह्यूमंस। यूज करें उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन ही बन के आ सकता है एज इट इज, कि तीन ऑप्शंस बताइए जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। तो पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर हम जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स बना के ला सकते हैं। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हो रही ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको पहले भी हम काफी बारी पढ़ते पढ़ते आए हैं, है ना। जब ग्रीन रेवोल्यूशन नया नया आया था तो वो क्यों आया था? पहली बात तो इसका रीजन ही क्या था कि हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ा रहा था, मतलब कि उसका अमाउंट बढ़ा रहा था, ट्रिपल कर दिया उसने, ठीक है, फूड की सप्लाई। पर तब भी ह्यूमन की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उसको मीट नहीं कर पा रहा, तो यील्ड तो बढ़ गई। ठीक है, और इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज भी हमने यूज करी। ऐसा क्यों हो पाया था? बिकॉज हम उस टाइम पे बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे थे, एग्रोकेमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा था, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ाया गया। तो ये बहुत बेसिक चीज है। अब आज की डेट में क्या है कि एग्रोकेमिकल्स हर कोई तो बाय नहीं कर सकता, सारे फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल। अभी के टाइम पे ही इतनी सारी वैरायटीज है, और नई वैरायटी अगर आपको लानी है, उसमें अगर आप सिर्फ कन्वेंशनल तरीका ही यूज करो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें एडवांस चीजें चाहिए, तभी हम इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, तभी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर और हमने क्या देखा ट्रेडिशनल मेथड में? दूसरा नंबर पे, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मतलब कि जैसे कि टिश्यू कल्चर होता था, टिश्यू कल्चर बाद में आया, पहले क्या था, ब्रीडिंग टेक्निक्स की जाती थी, हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं, है ना। तो वहां पे क्या था, डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड चीजें भी आ रही हैं ऑर्गेनिज्म। तो उसको हटाने के लिए, एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए, यानी कि डिमांड को मीट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है आपको चेंज लाना पड़ेगा सिस्टम में। तो एक दूसरी टेक्नोलॉजी लेकर आए ये लोग, क्या था, टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? साइंटिस्ट ने 1950s की बात है कि 1950s में उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो उसके छोटे से पार्ट से भी ग्रो हो सकता है, यानी किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से पूरे प्लांट को ग्रो कर सकती हूँ एक टेस्ट, जैसे कि आज के डेट में टेस्ट ट्यूब बेबीज प्रोग्राम आप देखते हो, है ना।
स्टेराइल कंडीशंस उनको होनी चाहिए, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम उनको मिलना चाहिए, तभी जाके वो पाएगा। तो ये जो कैपेसिटी होती है कि एक छोटे से प्लांट पार्ट से या सेल से या एक प्लांट से पूरा एक प्लांट नया बन जाए, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेफिनेटली 1 मार्क्स पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स पूछा जा सकता है, नीट में एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है डेफिनेटली। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज टोटिपोटेंसी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ऑब्वियसली बात है, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम आप दे रहे हो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, कार्बन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सुक्रोज की बात कर रहा है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ये सब हमें चाहिए। प्लांट्स का केस है तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनेंस चाहिए, क्योंकि वो सेल डिविजन को एनहांस करते हैं। अब इन सब चीजों को जब आप डाल रहे हो तो आप प्रोपोगेशन तो ले रहे हो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, प्रोपोगेशन मतलब प्रोडक्शन हो रही है प्लांट्स की लार्ज नंबर में, पर कम समय लग रहा है, फायदा हो रहा है। ये जो मेथड होता है थाउजेंड ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का टिश्यू कल्चर के थ्रू, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, क्योंकि एक छोटे लेवल पे आप प्रोडक्शन, आप एक लैब कंडीशंस प्रोवाइड करके स्टेराइल कंडीशंस देके एक पेट आपने ले ली, उसके अंदर आपने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया और आप प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हो। हर एक ये जो प्लांट बनेगा ये ओरिजिनल प्लांट के जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। यहाँ से आपके बन जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, क्या बात कर रहा है, एक एक लाइन एक एक वर्ड एनसीईआरटी की पता होनी चाहिए। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बनेंगे टू द ओरिजिनल प्लांट, जिससे वो ग्रो किए गए थे, यानी कि इनको क्या बोलूंगी मैं, ये सोमा क्लोन्स हो गए, क्योंकि बिल्कुल सेम है, कोई इनमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, सोमा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, सेल बॉडी के लिए यूज करते हैं, याद करो जब हमने वो पढ़ा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, साइटोन सोमा सेल बॉडी एक ही बात है। तो बहुत सारे प्लांट जैसे कि टमाटो, पोटैटो हो गया, बनाना, एप्पल, ये सब कमर्शियल स्केल पे माइक्रो प्रोपगेशन को यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। देन नेक्स्ट हम नीचे दिया हुआ है इन्होंने क्या, दूसरी एक और एप्लीकेशन दे दी, तीसरा पॉइंट है ये, पहला हमने देखा कौन सा, जब बात कर रहे थे ये ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके बाद हमारे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हो रहा है वो रहा है माइक्रो प्रोपगेशन। अब आ रहा है नेक्स्ट कि हेल्दी प्लांट्स को रिकवर करना फ्रॉम डिसीज प्लांट। मान लो एक डिसीज हो गया, प्लांट के अंदर कोई डिसीज फैल गया, इंसेक्ट्स ने आके उसको खराब कर दी, पर उसमें से भी कुछ पार्ट है प्लांट का जो बचा हुआ हेल्दी है ना, तो उसको मैं बचा सकती हूँ। इवन इफ प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, तो भी जो मेरिस्टम होगा उसका, एपिकल मेरिस्टम और एक्सिलरी मेरिस्टम, वो फ्री ऑफ वायरस, तो हम मेरिस्टम को रिमूव कर सकते हैं, उसको इनविट्रो ग्रो कर सकते हैं, यानी कि लैब कंडीशंस में, ताकि मुझे वायरस फ्री प्लांट्स मिल जाए उसी वैरायटी का जिसमें डैमेज हुआ था, जिसमें डिसीज हुआ, है ना। तो ये सब चीजें भी हम कल्चर यानी कि कल्चरिंग ऑफ मेरिस्टम करना भी पॉसिबल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल्स बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो, डेफिनेटली पेपर में इनमें से ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, सिंगल सेल्स को भी आइसोलेट किया। अभी तक हमने क्या देखा कि पहले एक प्लांट पार्ट को लिया, फिर देखा कि उसका मेरिस्टम को आइसोलेट किया, अब हम ले रहे हैं कि एक सिंगल सेल को भी आइसोलेट करें। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा दिया, सेलुलोज एंजाइम को यूज करके करेंगे, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फिर उन्होंने आइसोलेट किया नेक्ड प्रोटोप्लास्ट को, विच इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, मान लो एक प्लांट लिया मैंने ए, एक प्लांट लिया बी, इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट को लेके हमने मिक्सिंग करी, वैरायटी बनेगी, डिफरेंट बनेगी, दोनों में डिजायरेबल करेक्टर आ गया, उनको मैं फ्यूज करके हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना सकती हूँ। तो फर्दर आप ग्रो करोगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे जो हाइब्रिड्स बनते हैं जिसमें आपने प्रोटोप्लास्ट का यूज किया है, सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा दिया था, ऐसे हाइब्रिड्स को हम सोमैटिक हाइब्रिड्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में, या फिर सिंपल आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, या पूछा जाता है, तो सिंपल बेस पर आना चाहिए। ठीक है, आज तो इसको आगे भी कवर कर लेते हैं, फिर एक बार फिर देख लेंगे। अब मान लो एक प्रोटोप्लास्ट लिया आपने टमाटो का, उसको फ्यूज करा पोटैटो के साथ, ग्रो करा, नया हाइब्रिड प्लांट बनेगा जिसमें टमाटो के भी फीचर है और पोटैटो के भी फीचर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज पहले हो चुकी है, इसमें इससे जो कॉम्बिनेशन बना दैट इज टोमेटो, ये बनाया जा चुका ऑलरेडी, पर इसके पास सारे डिजायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं आते करेक्टरिस्टिक्स जो एक्चुअल ह्यूमन के यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं, बट दिस इज पॉसिबल टू मेक, है ना। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक तरीका है, बट और एडवांस तरीका फिर भी क्या है। ठीक है, और एडवांस तरीका हम क्या ले सकते हैं, तो वो क्या है, अगर मैक्सिमम यील्ड आपको चाहिए अपने फील्ड के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इस देर अवे कि आप मिनिमाइज कर लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को, केमिकल्स, ताकि हार्मफुल इफेक्ट ना हो इन्वायरमेंट पे, हम इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखें, इन्वायरमेंट को भी बचा के रखें, तो उस केस में आप जीएमओ यूज करते हैं, यानी कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक पॉसिबल सोल्यूशन है। किस किस में करा गया, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल, सब में इसको देखा गया है, जिनके जीन्स को ऑल्टर किया गया है बाय मैनिपुलेशन, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनके डीएनए को रिकम्बाइन किया गया। ठीक है, तो नया बनाया गया, जीएमओ क्रिएट किए गए, फिर इन जीएम्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं बहुत सारे तरीके, जैसे कि कुछ ऐसे क्रॉप्स बनाए जो एबायोटिक स्ट्रेसेस को, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम ड्राउट, एक्सट्रीम सॉल्ट, हीट, सबको झेल सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट के लिए हम बोलते हैं ना सेलीन। तो रिलायंस ऑन केमिकल,
मतलब कि कई बार क्या देखा जाता है कि कुछ क्रॉप्स हैं जो केमिकल पेस्टिसाइड पे रिलाय करते हैं, तो हमने ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया उन क्रॉप्स में कि वो अब केमिकल्स पे रिलाय नहीं करे, वो नेचुरली से ग्रो करे। दैट मीन्स पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, पेस्ट अगर लग भी जाएगा तो वो खराब नहीं। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते थे पहले, तो वो हमने बचाने शुरू करे। फिर प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स जो यूज कर रहे थे वो कम कर रहे थे पहले यूज सॉइल से, पर अब वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जल्दी खराब नहीं होगी। अगर बहुत बार बार एक ही क्रॉप पे किसी को ग्रो करते हो, एक ही सॉइल में आप क्रॉप को बार बार ग्रो करते हो, तो वो सॉइल वहां की बंजर हो जाती है, अच्छे से उसमें और फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ज्यादा दिन अगर आप साइकिलिंग करो क्रॉप्स की ना, क्रॉप रोटेशन करते हो एक पर्टिकुलर फील्ड पे, तो फिर प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, है ना। फिर और क्या देखा गया एग्जाम्पल, गोल्डन राइस तो बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने इसकी बढ़ा दी, विटामिन ए एनरिच्ड बना दिया इसको। ठीक है, और क्या बनाया गया है, कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए हैं हमने, टेलर मेड प्लांट्स यानी खुद बनाए गए हैं। सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री, स्टार्चेस प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली कमर्शियल प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं प्लांट्स की हेल्प से, दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द ह्यूमंस एवरीवन फॉर देयर बेटर यूज। ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ा दी और उनका फायदा भी किया। तो ये एक्चुअली इन शॉर्ट सारी एप्लीकेशंस है बायोटेक। ठीक है, इन्हीं को हमने डिटेल में अब आगे पढ़ना है। अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल इसमें गिवन है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, बीटी कॉटन का, वो हम देख लेते हैं। ये देखो, फर्स्ट वन इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को प्रोडक्शन जो हो रही है वो भी हमारा एक एप्लीकेशन है बायोटेक का। इससे होता क्या है कि अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड जो यूज होता है वो डिक्रीज हो जाए। अब बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस thuringiensis। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। ठीक है, thuringiensis, ये नाम आपको ध्यान रखना और ये अंडरलाइन जरूर करोगे क्योंकि साइंटिफिक। तो बीटी टॉक्सिक जीन जो है, इट हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से लेकर उसको क्लोन किया गया है और प्लांट्स में उसको डाला जाता है ताकि उस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाए पर्टिकुलर इंसेक्ट के against, बिना इंसेक्टिसाइड को यूज करें, यानी कि मैं प्लांट में केमिकल यूज नहीं कर रही हूँ, उसके बिना ही प्लांट रेजिस्टेंट है टू द इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। तो इंसेक्ट आके पहले प्लांट को जो खराब कर रहा था अब नहीं करेगा क्योंकि हमने उसके अंदर बीटी टॉक्सिन यूज किया, या बीटी का यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो बायोपेस्टिसाइड बन गया। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन बनाया, पहले कॉटन का प्लांट डैमेज होता था इंसेक्ट पर अब नहीं हो रहा क्योंकि वो बीटी कॉटन बन गया। बीटी कॉर्न्स बनाए गए, बीटी राइस, बीटी टमाटोज, पोटैटोज एंड सोया, कहाँ कहाँ यूज किए गए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पढ़ लेते हैं कैसे हुआ बीटी कॉटन के अंदर, देखो। अब बीटी कॉटन में क्या किया गया, पहले तो हमने बीटी के कुछ स्ट्रेन्स लिए इस बैक्टीरिया के, जो कि कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स, लेपिडोप्टेरन। किस किस को ये किल करता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लेपिडोप्टेरन सारे इंसेक्ट्स की क्लासेस हैं। ठीक है, और आपके डिफरेंस आ जाते हैं, राइट। देन यू हैव ओके, तो इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्डर है अलग अलग। लेपिडोप्टेरंस में कौन कौन आ जाएगा आपका, टोबैको बड वर्म, आर्मी वर्म आ जाएगा। कोलियोप्टेरंस भी है हमारे पास। ठीक है, इसमें आपको बीटल्स आ जाती है, यू मस्ट हैव सीन वेरी। डिफरेंस में फ्लाइज आ जाती हैं, मस्किटोज आ जाते हैं। ठीक है, इसमें वर्म्स आ जाएंगे अलग अलग तरीके के। तो ये सारे क्या देखा गया है, सर्टेन इंसेक्ट्स, इन सबको ये मार रहा था। अब Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth। करते क्या है ये, कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अपने ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ साइकिल में दे फॉर्म सम क्रिस्टल, प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर एक्चुअली टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये टॉक्सिन अगर एक ऑलरेडी इस बीटी के अंदर प्रेजेंट है तो ये खुद को क्यों नहीं मार रहा, है ना। प्लांट के अंदर जो इंसेक्ट आके प्लांट को डैमेज कर रहा है उसको तो वो मार रहा है, पर वो खुद को क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि वो उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो लिखा भी है यहाँ पे, actually bt toxin protein exists as inactive protoxins, but once an insect injects the inactive toxin, जैसे इंसेक्ट इसको खा लेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, बट वी विल से कि बीटी टॉक्सिन एक है, ऑब्वियसली इट इज अ टॉक्सिन, ये प्रोटीन क्रिस्टल रिलीज कर रहा है जो खुद को डैमेज नहीं कर रहा बट उस इंसेक्ट को डैमेज कर रहा है जो कि उसको खाने वाला है। सिंपल सी बात है, जैसे इंसेक्ट उसको लेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसको एल्काइन पीएच मिल जाएगा गट का, किसके गट का, इंसेक्ट के गट, जिसकी वजह से क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो जाता है। Now, the activated toxin will bind to the surface of mid-gut epithelial cell. This is important कि ये activated toxin जाके क्या करेगा, इंसेक्ट के mid-gut epithelial cells से जाके बाइंड कर जाएगा और छेद बना देगा उसके, के पोर्स बना देगा, इसकी वजह से उसकी सेल्स स्वेल हो जाएंगी और वो लाइस कर जाएंगी, इवेंचुअली जो इंसेक्ट है वो मर जाता है।
तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, तो मर गया। तो वो जो प्लांट था, जो इंसेक्ट से डैमेज हो सकता था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बीटी यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम देखो नीचे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, अलॉन्ग विद योर डेफिनेटली नीट में तो आते ही हैं। तो पहला पार्ट दिखा रखा है इन्होंने, डिस्ट्रॉयड बाय बॉल बॉम्ब, ए। और बी ये फुल्ली मेच्योर, आपका रेड कलर की कॉटन बॉल दिखाई दे रही है, इसी में से कॉटन फाइबर्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है। अब स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिक जीन्स को लिया गया है फ्रॉम द बेसिलस thuringiensis और उसको सेवरल क्रॉप प्लांट, जैसे मान लो कॉटन के प्लांट के डीएनए के साथ कॉर्पोरेट कर दिया। नाउ द चॉइस ऑफ जीन, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से जीन्स निकालूंगी? जीन्स तो बहुत सारे होंगे बीटी टॉक्सिन, और मैं कौन से जीन्स निकालूंगी वो डिपेंड करेगा मेरा कौन सा क्रॉप है और कौन सा उसका टारगेटेड पेस्ट है, यानी कि कौन सा इंसेक्ट उसको डैमेज करता है। तो योर क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, पेस्ट यहाँ पे इंसेक्ट की बात हो रही है एक्चुअली में, तो वो दोनों कौन है उसके ध्यान रख के ही हम चॉइस ऑफ जीन्स करते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बीटी टॉक्सिन है दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, वो इंसेक्ट को ही डैमेज करने वाला है, मतलब खत्म करने का काम। तो जो जीन है वो कौन सा है टॉक्सिक जीन जिसका, दैट इज क्राई 1 ए। साथ साथ आप लिखते रहो, तो क्राई जीन ही बोलते हैं एक तरीके से। देर आर नंबर ऑफ देम, क्राई 1 AC 1 AB, ठीक है, 2AB 2AC, बहुत सारे हैं, पर हमें जो ध्यान में रखते हैं वो हमें के यही ध्यान में रखते हैं, 1AB एंड क्राई 2AC, दीज ऑल आर जीन्स। ठीक है, ये जीन का नाम है। तो जैसे प्रोटीन्स एनकोडेड बाय जीन्स क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, तो दिस एंड दिस वन हम AB लिख देते हैं, क्राई 2 AB। ये जो दोनों जीन्स हैं, फर्स्ट टू की बात हम कर रहे हैं अभी, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, ये कॉटन बोल वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं, वेयर जो क्राई 1 AB है वो कंट्रोल करता है कॉटन कॉर्न बोरर 1 AB। तो ये वाला जो जीन स्पेसिफिक है बीटी टॉक्सिन का, ये कॉर्न बोरर्स को कंट्रोल करेगा, यानी कि जो कॉटन को डैमेज करने वाला इंसेक्ट है। और जो ये वाले दोनों हैं क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, ये दोनों करते हैं कंट्रोल कॉटन बोल वॉर्म। यहाँ से डायरेक्ट आपकी मैचिंग की फॉर्म में, 1 मार्कर की फॉर्म में, नीट के क्वेश्चन की फॉर्म में, यहाँ से क्वेश्चन सेपरेटली बनता है। तो आप यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, मेजरली यहाँ से एक्सप्लेन कर। यहाँ पे हमने बीटी टॉक्सिन के जीन का एक्शन देखा था कि कैसे वो डैमेज करता है, कैसे वो पेस्ट को या इंसेक्ट को डैमेज करता है, जैसे उसको इंजेक्ट करेगा, उसके मिडवेयर एपिथेलियल सेल्स पे जाके वो बाइंड कर जाता है, फोर्स क्रिएट करेगा, लाइसिस करेगा, टूट जाएगा और सर्दी जैसे करेगा, तो वो डैमेज हो गया, पेस्ट खत्म, प्लांट बच गया। यहाँ हमने एग्जाम्पल देखा कि कॉटन के अंदर ही कैसे उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल किया है,